गाइस, तुम सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे हो। लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम लोग जानते हो क्यों। चलो उस तरफ अब नहीं जाएंगे। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या मेरे चैनल के बारे में अपडेट लेना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। और नेक्रोमैंसर मांगा का पार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। कमेंट में लिंक दिया है, चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ज्यादा बात न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सेल रीजन से, जो अफ्रीका में स्थित है। यहाँ रात का समय है। आसमान में गिद्ध उड़ रहे हैं और पूरा चांद निकल चुका है। ये जगह किसी अंडरवर्ल्ड जैसी लगती है। ये पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे खतरनाक इलाका है और दुनिया भर की सरकारों ने इसे मौत का प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर रखा है। फिर हमें एक बेस दिखाया जाता है जो पूरी तरह लोहे से बना है। प्रवेश द्वार पर दो आतंकवादी पहरा दे रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक आतंकवादी के पीछे परछाई की तरह एक कातिल प्रकट होता है और उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है। अगले ही पल वह उसका सिर उड़ा देता है और उसकी गर्दन पूरी तरह काट देता है। उसी समय दूसरा कातिल दूसरे आतंकवादी का गला काटकर उसे खत्म कर देता है। ये सब सिर्फ एक सेकंड के अंदर हो जाता है। दोनों को मारने के बाद दूसरा आदमी शांत तरीके से उस आतंकवादी का सिर जमीन पर रखता है और कहता है, बॉस, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रास्ते में सिर्फ दो ही गार्ड क्यों थे? इस पर एमसी कहता है, सावधान रहो, सच में कुछ गड़बड़ है। टारगेट इंडिकेटर दिखा रहा है कि चीज़ बस आगे ही है। फिर एमसी और उसका साथी दोनों दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर झांकते हैं। अंदर पूरा खाली होता है। उसका साथी कहता है, आइटम वहाँ पर है। जिस चीज़ को वे ढूंढ रहे थे वह उनके सामने ही होती है। दोनों बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं और बॉक्स खोलने की कोशिश करते हैं और वे इसमें सफल हो जाते हैं। दोनों ध्यान से अंदर देखते हैं कि उसमें क्या है, लेकिन अचानक एमसी को एहसास होता है कि यह एक जाल है। वह चौंक जाता है क्योंकि बॉक्स के अंदर एक टाइम बम होता है जिसमें सिर्फ 20 सेकंड बचे होते हैं। वह तुरंत कहता है, रेड वुल्फ, हमें जल्दी भागना होगा। लेकिन रेड वुल्फ कहता है, बॉस, आप पहले जाइए। जैसे ही एमसी बाहर निकलने लगता है, रेड वुल्फ वहीं रुक जाता है। ये देखकर एमसी चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रेड वुल्फ कहता है, बॉस, आप जल्दी जाइए, आपको पहले निकलना होगा, नहीं तो हम दोनों ही नहीं बच पाएंगे। एमसी जोर से रेड वुल्फ का नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। रेड वुल्फ समझ चुका होता है कि उनमें से सिर्फ एक ही बच सकता है, इसलिए वह दरवाज़ा बंद करने के लिए वहीं रुक जाता है और चिल्लाता है, बॉस, आप जाइए। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है और एक भयानक धमाका होता है। इस विस्फोट से पूरा बेस पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही डार्क वेब पर खबर फैल जाती है कि वुल्फ किंग, जो वुल्फ ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था, एक छोटे अफ्रीकन देश में मिशन फेल कर गया और विस्फोट में उसकी मौत हो गई। डार्क वेब पर लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। वे हैरान होते हुए कहते हैं, वुल्फ किंग, जो हथियारों की दुनिया का राजा था, वह सच में मर गया? एक और कमेंट आता है, वुल्फ किंग एक एस रैंक असासिन था, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता था। आखिर वह किस मिशन पर गया था? एक और व्यक्ति लिखता है, क्या अफसोस की बात है, अब वुल्फ ऑर्गेनाइजेशन में जरूर अराजकता फैल जाएगी। डार्क वेब पर हर जगह यही खबर फैल जाती है कि वुल्फ किंग मर चुका है, लेकिन असलियत में वुल्फ किंग अभी भी जिंदा है। वह मलबे से बाहर निकलता है और कहता है, मैं वुल्फ किंग हूँ, जिसे हथियारों की दुनिया में सबसे महान माना जाता है। फिर भी इस मिशन में हादसा हो गया। मेरे साथी रेड वुल्फ ने अपनी जान देकर मुझे बचाया और सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाया। इस लड़ाई के बाद मैं बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन अपने शरीर और मेरिडियंस की मरम्मत के दौरान मैंने अपनी सीमा तोड़ दी और सभी मेरिडियंस को जोड़ लिया और मैं उस दंतकथा वाले मार्शल आर्ट्स रेल्म, ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक पहुंच गया। फिर भी अब मैं सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। अब कोई घमंड नहीं, मैंने अपनी पहचान छुपा ली है, जैसे 1000 साल पुराना कछुआ। लेकिन एक चीज़ है जो मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे उसे पूरा करना ही होगा। फिर सीन बदलता है और स्टेशन के बाहर का दृश्य दिखता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही एएमसी गहरी सांस लेता है। उसे आज़ादी का एहसास होता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है और वह आसमान की ओर देखता है। फिर वह एक टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है और कहता है, नंबर 33 हुआतियान, यूनान। ड्राइवर सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है, बैठ जाइए। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी तेज चलाता है और कहता है, यंग मैन, तुम्हारे बोलने के तरीके से लग रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो। रिश्तेदारों से मिलने आए हो क्या? एएमसी जवाब देता है, हाँ, ऐसा ही समझ लो। ड्राइवर आगे कहता है, फेंक फैमिली से रिश्ता जोड़ना इतना आसान नहीं है। इस पर एएमसी हल्का सा कहता है,
ओह, कुछ समय बाद वे पहुंच जाते हैं। वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। टैक्सी सीधे गेट के पास रुकती है, जहां 2 बॉडीगार्ड पहरा दे रहे होते हैं। एमसी पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कोई जल्दी नहीं है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। आप आते वक्त दोनों तरफ का किराया एक साथ दे देना। एमसी हैरानी से पूछता है क्या मतलब? ड्राइवर मुस्कुराकर कहता है आपको अभी समझ आ जाएगा। इसके बाद एमसी टैक्सी से उतरता है और उस बड़े गेट की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में जाते हुए वह कहता है लगता है आज फेंक परिवार में कोई बड़ा खुशी का मौका है। उधर टैक्सी ड्राइवर अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ था। वह ताना मारते हुए कहता है आज फेंक परिवार का बहुत बड़ा दिन है। तुम्हारे जैसे फटेहाल कपड़ों वाले लोग तो बस फेंक परिवार से रिश्ता जोड़कर अपनी हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। अगर तुम फेंग परिवार के गेट के अंदर भी घुस गए तो मैं पूरे होंगसेन में बिना कपड़ों के दौड़ लगाऊंगा। इसके बाद एमसी फेंग परिवार की हवेली के सामने खड़ा होता है। उस जगह को देखकर वह कहता है हाँ, यही जगह है। फिर वह मन ही मन सोचने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। उसके बाद मुझे उस पुराने हादसे की भी सच्चाई पता करनी है। यानी एमसी यहाँ अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने आया था। लेकिन तभी गेट पर खड़े बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है? इसके जवाब में वह कहता है कौन सा निमंत्रण पत्र? तभी एक बॉडीगार्ड रूखे अंदाज में कहता है अगर तुम दावत में नहीं आए हो तो यहाँ किस काम से आए हो? ये सुनकर एमसी अपनी जेब में हाथ डालता है और कहता है मैं फेंक वार्मिंग यानी अंकल फेंक से मिलने आया हूँ। फिर वह एक फोटो निकाल कर दिखाता है जिसमें उसके पिता और अंकल फेंक साथ दिखाई दे रहे थे। वह कहता है फोटो में जो आदमी है वह मेरे पिता हैं। जैसे ही बॉडीगार्ड उस फोटो को देखते हैं वे थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सच में चेहरे में काफ़ी समानता है। इसके बाद एमसी एक और सबूत निकालता है। वह एक छोटा सा डिब्बा दिखाते हुए कहता है जैसे ही अंकल फेंग मेरे पिता का ये मेडल देखेंगे उन्हें मेरी पहचान खुद समझ आ जाएगी। ये सुनते ही बॉडीगार्ड का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वह सम्मान से वह मेडल लेता है जो उस छोटे डिब्बे के अंदर रखा हुआ था और कहता है कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, हम तुरंत मालिक को खबर देते हैं। एमसी भी शांति से कहता है ठीक है। इसके बाद दृश्य फेंक परिवार के अंदर चलता है जहां एक भव्य दावत चल रही थी। बहुत सारे लोग वहां जमा थे और खुशी से बातें कर रहे थे। एक मेहमान कहता है समय कितनी तेजी से बीत जाता है। दूसरा मेहमान कहता है ऐसा लगता है जैसे कल ही यूएन स्कूल बैग लेकर स्कूल जाती थी और आज उसकी सगाई और शादी होने जा रही है। तभी हमें यूएन दिखाई जाती है जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह मुस्कुराकर कहती है दादाजी आप भी ना, शादी के बाद भी मैं फेंक परिवार का ही हिस्सा रहूंगी। इसके बाद हमें फेंक परिवार के मुखिया यानी अंकल फेंक दिखाई देते हैं। वह खड़े होकर शराब का गिलास उठाते हैं और कहते हैं सम्मानित मेहमानों, आज मेरी बेटी फेंक यू और वैन परिवार के बड़े युवा मास्टर वैन जेमिंग की सगाई का शुभ दिन है। तभी यूएन और जेमिंग भी खड़े होकर अपने हाथों में पकड़े गिलास उठाते हैं। अंकल फेंग आगे कहते हैं आइए हम सब मिलकर इन दोनों युवाओं को आशीर्वाद दें और मैं यही कामना करता हूं कि फेंग और वैन परिवार का व्यापार आगे भी खूब तरक्की करे। यह सुनते ही सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और बधाई देने लगते हैं। एक व्यक्ति कहता है फेंक और वैन परिवार का यह रिश्ता भविष्य में पूरे वुलिंग सिटी पर राज करेगा। बाकी लोग भी खुशी से कहते हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन तभी अचानक एक बॉडीगार्ड जल्दी से अंकल फेंग के पास आता है और धीरे से कहता है मालिक कुछ गड़बड़ हो गई है। अंकल फेंग बॉडीगार्ड के चेहरे की घबराहट देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं इतना परेशान क्यों हो, क्या हुआ है? तभी बॉडीगार्ड एमसी के पिता का मेडल दिखाते हुए कहता है मालिक बाहर एक युवक आपसे मिलने आया है और वह यह चीज़ लेकर आया है। जैसे ही अंकल फेंक उस मेडल को देखते हैं वह पूरी तरह चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो जांग परिवार का निशान है। उसी समय अंकल फेंग की पत्नी घबरा कर कहती है क्या जांग परिवार का कोई व्यक्ति, वह भी ऐसे समय पर? तभी अंकल फेंग की बेटी हैरानी से पूछती है माँ ये जांग परिवार कौन है? आपका चेहरा अचानक इतना क्यों बदल गया? इसके बाद उसकी माँ समझाते हुए कहती है बहुत साल पहले तुम्हारे पिता ने जियांग परिवार के बेटे जियांग हाओ के साथ तुम्हारी बहन की बचपन में ही सगाई तय कर दी थी। यह सुनते ही बेटी पूरी तरह चौंक जाती है और कहती है क्या? फिर वह अपने दादाजी से कहती है दादाजी अगर बाहर सच में जियांग परिवार का बेटा आया है तो आपको मेरी बहन का साथ देना होगा। आप उसे किसी अनजान इंसान से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तभी उसके दादाजी शांत आवाज में कहते हैं ठीक है, घबराओ मत वेनमिन, तुम पहले जाकर देखो। जाने से पहले अंकल फेंक सबसे कहते हैं तुम लोग यहाँ रुक कर वैन परिवार का ध्यान रखो, मैं जाकर उस मेहमान से मिलता हूँ। उनकी पत्नी कहती है ठीक है। इसके बाद अंकल फेंग एमसी से मिलने पहुंचते हैं। बॉडीगार्ड भी एमसी को एक कमरे के अंदर ले आता है। जैसे ही अंकल फेंग उसे देखते हैं वह खुशी से कहते हैं
हाउ जी, सच में तुम हो? उनके चेहरे पर साफ खुशी दिखाई दे रही थी। वह भावुक होकर कहते हैं, मैंने इतने सालों तक तुम्हें बहुत ढूंढा। एमसी भी अंकल फेंक को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मुझे देर हो गई और मैंने आपको चिंता में डाल दिया। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अंकल फेंक कहते हैं, कई साल हो गए हमें मिले हुए और अब तुम इतने बड़े जवान बन गए हो। वैसे तुम्हारे पिता कैसे हैं? वो साथ क्यों नहीं आए? ये सुनकर एमसी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। उदास आवाज में वह कहता है, मेरे पिता 10 साल पहले अपनी पुरानी चोट के दोबारा उभरने की वजह से गुजर गए। जैसे ही अंकल फेंग ये सुनते हैं, वो पूरी तरह चौंक जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। वह एमसी के कंधे पर हाथ रखकर सिर झुकाते हुए कहते हैं, यह सब मेरी गलती है। अगर उस समय वो मुझे बचाने ना आते तो घायल भी ना होते। हाउ जी, तुम्हें इन सालों में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी होंगी। लेकिन एमसी कहता है, कोई बात नहीं, अब सब बीती बात है। फिर वह कहता है, वैसे अंकल फेंक, मैं इस बार अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूं। उन्होंने कहा था कि आपको ढूंढ लूं, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। एमसी की बात सुनकर अंकल फेंक गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा, मैं समझ गया। बस अभी। तभी अंकल फेंग की पत्नी भी वहां आ जाती हैं। अंकल फेंग उन्हें देखकर कहते हैं, तुम सब बाहर क्यों आ गए? वेन परिवार का मामला सुलझ गया क्या? तभी दिखता है कि पूरा फेंक परिवार नीचे आ चुका है। उनकी पत्नी कहती हैं, हाँ, हमने लोगों को उन्हें विदा करने भेज दिया है। फिर अंकल फेंग सबको एमसी से मिलवाते हुए कहते हैं, हाओ जी, ये तुम्हारी आंटी हैं और ये यूयन। तुम्हें याद है ना, तुम दोनों बचपन में साथ खेला करते थे। जैसे ही एमसी यूयान को देखता है, वह खुश होकर कहता है, सिस्टर यूयान, हमें मिले हुए कई साल हो गए। आप इतनी बदल गई हैं कि मैं पहचान ही नहीं पाया। यूयान मुस्कुराकर कहती है, हेलो, मुझे भी बचपन की बातें ठीक से याद नहीं है। लेकिन उसकी बहन का मूड बिल्कुल अलग था। वह गुस्से में चिढ़कर कहती है, 10 साल से ज्यादा समय बाद अचानक आज ही क्यों आ गए? बताओ, आखिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? उसकी बात सुनकर एमसी थोड़ा सतर्क हो जाता है और तभी उसका भाई भी वहां आ जाता है। वह कहता है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? साफ दिख रहा है कि ये मेरी बहन के पीछे आया है और हमारे फेंक परिवार के सहारे ऊपर चढ़ना चाहता है। सुन लो, सपने देखना बंद करो। मेरी बहन की सगाई पहले ही वैन परिवार के यंग मास्टर से तय हो चुकी है। इतने में अंकल फेंक जोर से चिल्लाते हैं, होंग में चुप हो जाओ। फिर युयान घबराकर पूछती है, पापा, आखिर चल क्या रहा है? उसी समय एमसी भी कहता है, अंकल फेंक, आखिर मामला क्या है? मैं तो सिर्फ अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इसके बाद अंकल फेंक थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। धीमी आवाज में वह कहते हैं, हाओ जी। फिर उसकी तरफ देखकर समझाते हैं, बहुत साल पहले तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हारी और युयान की बचपन में ही शादी तय कर दी थी। यही तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा है। ये सुनते ही लड़का और लड़की दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, क्या, बचपन की शादी? एमसी हैरानी से अपने अंकल की तरफ देखता है। तब अंकल फेंक आगे कहते हैं, हाँ, ये वादा मैंने तुम्हारे पिता से किया था। इसे एक प्रतिज्ञा समझो। अब एमसी को सब समझ आ जाता है। वह मन ही मन सोचता है, तो पिताजी की आखिरी इच्छा यही थी। लेकिन मार्शल वर्ल्ड में कदम रखते ही जिंदगी समंदर जैसी गहरी हो जाती है। अभी शादी करना खुद के लिए और दूसरे के लिए मुसीबत बन जाएगा। फिर वह कहता है, अंकल, अगर यही मेरे पिता की आखिरी इच्छा है तो मैं इस शादी को खत्म करना चाहता हूं। लेकिन लड़की का भाई चुप नहीं रहता। वह चिल्लाकर कहता है, तुम आज यहां इसलिए भागे चले आए क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि मेरी बहन की सगाई वेन परिवार के यंग मास्टर से होने वाली है ना? लड़की भी कहती है, सही कहा, तुम्हें बस डर है कि हमारे परिवार का सहारा नहीं मिलेगा। यह सुनकर अंकल फेंग पूरी तरह चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? लेकिन उसका बेटा फिर भी चिल्लाता रहता है, वो तो बस एक भिखारी है, उसे मेरा जीजा बनने का क्या हक है? तभी उसके पिता गुस्से में डांटते हैं, बदतमीज, अभी तुरंत हाउजी से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर वह उसे मारने के लिए हाथ भी उठाते हैं। लेकिन उसका बेटा कहता है, मारिए मुझे, अगर आप सच में मेरी बहन की शादी एक भिखारी से करवाना चाहते हैं तो मुझे मार ही डालिए। तभी उसकी बहन रोते हुए उसके सामने आ जाती है और उसे बचाते हुए कहती है, पापा, क्या आप सच में वैन परिवार की सगाई तोड़कर मेरी शादी जियांग हाउजी से करवाना चाहते हैं? उसके पिता कहते हैं, हाँ, तुम्हारी शादी हाउजी से 20 साल पहले ही तय हो चुकी थी, इसे बदला नहीं जा सकता। ये सुनकर उसकी बेटी और ज्यादा रोने लगती है और कहती है, अपने स्वार्थी वादे के लिए अपनी बेटी की खुशी कुर्बान कर रहे हैं, आपको पिता कहलाने का हक नहीं है।
इतना कहकर वह रोते हुए वहां से भाग जाती है। उसके भाई बहन भी उसके पीछे भागते हुए कहते हैं, सिस्टर आप कहाँ जा रही हैं? फिर अंकल फेंग एमसी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, हाओ जी, फिलहाल तुम यहीं रहो, अच्छे से नहा लो और आराम करो। एमसी कहता है, अंकल फेंग, लेकिन अंकल फेंग उसकी बात काटते हुए कहते हैं, मेरी बात सुनो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर रात में फेंग परिवार के घर में एमसी अपने कमरे में बैठकर साधना कर रहा होता है। वह कहता है, हर दिन इसी समय मैं इनर ब्रीदिंग मेंटल टेक्निक की साधना करता हूँ। इससे मैं हेवन और अर्थ की ची को अपने अंदर खींच सकता हूँ, अपनी मेरिडियन को साफ कर सकता हूँ, अपने अंदरूनी अंगों को मजबूत बना सकता हूँ और अपनी पांचों इंद्रियों को तेज कर सकता हूँ। अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में कदम रखने वाला हूँ। तभी दूसरे कमरे से एक आवाज़ आती है जिसे एमसी साफ सुन लेता है, क्योंकि उसकी सुनने की क्षमता आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा तेज थी। दूसरे कमरे में उसके अंकल और दादाजी बात कर रहे थे और एमसी उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसके अंकल कह रहे थे, हाँ, हाउजी के पिता मेरी वजह से मरे। अगर उन्होंने मुझे बचाने के लिए उस समय अपनी जान जोखिम में ना डाली होती तो उनका परिवार कभी बर्बाद नहीं होता और आज इतना बड़ा फेंक परिवार भी नहीं होता। पिताजी, अगर मैं अपना वादा तोड़कर यह रिश्ता खत्म कर दूं तो क्या मैं इंसान कहलाने लायक रहूंगा? उनके पिता जवाब देते हैं, ऐसा करके तुम अपना पुराना वादा तो निभा रहे हो, लेकिन यून को दुख दे रहे हो। अंकल फेंग कहते हैं, यून मेरी बेटी है, भविष्य में वह अपने पिता की मजबूरी जरूर समझेगी। उनके पिता फिर कहते हैं, इस समय पूरे वूलिंग सिटी को फेंग और वैन परिवार की शादी के बारे में पता है। अगर अब सगाई तोड़ी गई तो वैन परिवार का गुस्सा जरूर भड़क जाएगा। फेंग जवाब देते हैं, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। तब उनके पिता कहते हैं, मैं इस शादी के लिए मान सकता हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अंकल फेंग पूछते हैं, कैसी शर्तें? उनके पिता कहते हैं, पहली 3 महीने तक उसके स्वभाव को परखा जाएगा। दूसरी, तुम छिपकर उसकी कोई मदद नहीं करोगे। और तीसरी, उसे हमारे फेंक परिवार का घर जमाई बनना होगा। यह सुनकर अंकल फेंक थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं, घर जमाई? क्या हाउजी इसके लिए मान जाएगा? उनके पिता कहते हैं, हमारा फेंक परिवार वो लिंक सिटी में एक ऊंचा दर्जा रखता है। हम अपनी बड़ी बेटी की शादी किसी ऐसे गरीब लड़के से कैसे कर सकते हैं जिसका कोई बैकग्राउंड ही ना हो? आखिर में अंकल फेंक मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं जाकर हाउजी से बात करता हूँ। उधर दूसरे कमरे में एमसी सब कुछ सुनते हुए अपनी साधना जारी रखता है। वह सब समझ जाता है और मन ही मन सोचता है, अंकल फेंक मेरे लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, अब मैं उन्हें और मुश्किल में नहीं डाल सकता। इसके बाद उसके अंकल उसके कमरे के पास आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और पूछते हैं, हाउजी, क्या तुमने सोच लिया? एमसी खड़ा होकर अपनी शर्ट पहनता है। उसकी छाती पर एक टैटू बना हुआ था जो वुल्फ किंग का निशान था। वह कहता है, अभी नहीं अंकल फेंग, अंदर आइए। फिर दोनों आमने सामने बैठकर बात करने लगते हैं। अंकल फेंग कहते हैं, हाउजी, तुम्हारी और यून की शादी के बारे में। एमसी तुरंत कहता है, अंकल फेंग, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा, आप जो कहेंगे मैं वही मान लूंगा। ये सुनकर अंकल फेंग खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सच में हाउजी, क्या तुम फेंग परिवार में घर जमाई बनकर रह सकते हो? एमसी जवाब देता है, हाँ, मैं तैयार हूं। ये सुनकर अंकल फेंग थोड़े भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, अंकल फेंग तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। लेकिन एमसी मुस्कुराकर कहता है, अंकल फेंग, आप बात को ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। अंकल फेंग कहते हैं, ठीक है, अब अच्छे से आराम करो, बाकी इंतजाम मैं कर दूंगा। फिर उनके अंकल कमरे से बाहर जाने लगते हैं। उनकी जाती हुई परछाई को देखते हुए एमसी मन ही मन सोचता है, अंकल फेंक को मुश्किल में ना डालने के लिए फिलहाल मुझे मानना ही होगा। जहां तक इन 3 महीनों की बात है, बाद में मैं खुद ही घर छोड़ दूंगा। तब तक मैं इस शहर से बहुत दूर जा चुका होऊंगा। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी वैन परिवार में पहुंचती है। वहां वैन परिवार के मुखिया वैन गांव फेंग जोर से मेज पर हाथ मारते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, क्या सगाई तोड़ना चाहते हो? सगाई की रस्म में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? लेकिन अंकल फेंग गंभीर रहते हुए कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि ब्रदर वैन मेरी मजबूरी समझेंगे। आखिर पहले से किया गया वादा भी तो निभाना जरूरी है। आप भी नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊं और धर्म छोड़ दूं, है ना? लेकिन वैन गांव फेंग का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। वह चिल्लाकर कहते हैं, तो क्या तुम हमारे वैन परिवार को पूरे वुलिंग सिटी के सामने मजाक बनाना चाहते हो? अंकल फेंक कहते हैं, अब जब बात यहां तक आ गई है
तो अपनी माफ़ी जताने के लिए फेंक ग्रुप नानाशी डिस्ट्रिक्ट वाले प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएगा। लेकिन फिर भी वैन गाओ फेंग का गुस्सा शांत नहीं होता। वह फिर गरजते हुए कहते हैं, क्या तुम हमारे वैन परिवार को 3 साल का बच्चा समझते हो? पहले थप्पड़ मारो और फिर मिठाई देकर मनाने आ जाओ। हमारा वैन परिवार ये बात ऐसे नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारे फेंक परिवार से इसकी कीमत जरूर वसूल करेंगे। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तब अंकल फेंक कहते हैं, मेहमान को बाहर तक छोड़ाओ। इसके बाद दृश्य फिर बदलता है और अब हम एक साइबर कैफे देखते हैं। उस साइबर कैफे में बहुत सारे लोग मौजूद थे। कोई गेम खेल रहा था, कोई काम कर रहा था और कोई मजे कर रहा था। एमसी भी वहीं मौजूद था। वह वहां कुछ सच्चाइयों का पता लगाने और एक मामले की जांच करने आया था। वह तेजी से कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था और जानकारी खोज रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तितली की तस्वीर दिखाई दे रही थी और साथ में एक खबर लिखी थी, XXX ट्रेड के कर्मचारियों ने XXX जानकारी से जुड़ी खबर प्रकाशित की। एमसी सोचने लगा। उसके सामने स्क्रीन पर एक बूढ़े आदमी की फोटो थी। उसमें लिखा था कि विदेशों के ग्रैंड मास्टर और दक्षिण के नंबर 1 मास्टर, जिन्हें ईस्टर्न रोमिंग ड्रैगन कहा जाता है, उन पर क्लोज फैमिली ने पूरी दुनिया में किल ऑर्डर जारी कर दिया है। उनकी जान की कीमत 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर रखी गई थी। एमसी मन ही मन बोला, वह एक एस रैंक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर हैं। उनकी कीमत इतनी होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें आखिर क्यों शिकार बनाया जा रहा है? ओह, तो यह बात है। फिर उसने दूसरी खबर देखी। हुआशिया यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी क्लोज फैमिली का सीधा वंशज था। उस लड़की की मां लगातार केस दर्ज कराने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उस वंशज ने उसे भी मरवाने के लिए लोग भेज दिए। ये सब देखकर पे युनबाय चुप नहीं रह सका और उसने उस वंशज समेत उसके दर्जन भर निजी बॉडीगार्ड्स को मार डाला। ये पढ़कर एमसी सोचने लगा, PUNBAI को बुराई से गहरी नफरत है। सच में वह मेरे मास्टर का करीबी दोस्त कहलाने के लायक है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऐसी खबर पर पड़ी कि उसका माउस अचानक रुक गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। वोल्फ ऑर्गेनाइजेशन का लीडर वोल्फ किंग मर चुका है। वोल्फ ऑर्गेनाइजेशन का चौथा नंबर सदस्य सिडियस अब वुल्फ्स का नया नेता बन गया है। इसका मतलब है कि संगठन का मुखिया बदल चुका है। ये पढ़ते ही एमसी को वह दिन याद आ गया जब वह और उसका सबसे करीबी साथी एक जाल में फंस गए थे। वे धमाके से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके साथी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। विस्फोट बहुत भयानक था। ये याद करते ही एमसी के अंदर गुस्सा भड़क उठा। वो मन ही मन बोला, ये आखिर हो क्या रहा है? मेरी मौत के बाद संगठन का अगला लीडर लोन वुल्फ को बनना चाहिए था। फिर वह गंभीर चेहरा बनाकर खड़ा हो गया और धीरे से एक नाम लिया, सिडियस। उसने सोचा, वह मिशन जरूर किसी की साजिश थी। मुझे पता लगाना होगा कि वुल्फ ऑर्गेनाइजेशन का गद्दार कौन है। निश्चिंत रहो रेड वुल्फ, मैं सच जरूर पता लगाऊंगा और तुम्हारा बदला भी लूंगा। उसी रात चांदी जैसी चमकती चांदनी के नीचे एमसी इंटरनेट कैफे से बाहर निकला और आगे बढ़ने लगा। चलते हुए वह सोच रहा था, मैं यहाँ कुछ दिन और रुकूंगा। सुराग ढूंढने के साथ साथ इस जगह को भी अच्छे से समझ लूंगा। तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। एमसी थोड़ा चौंक गया। उसी समय 2 गुंडे गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने एमसी की तरफ देखा और कहा, भाई जरा हमारे साथ चलो। फिर दोनों ने खंजर निकाल ली और मुस्कुराने लगे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एमसी असल में कौन है और वह क्या कर सकता है। उनमें से एक गुंडा एमसी के पास आया और बोला, लड़के, अगर फिर से विरोध करने की कोशिश की तो सफेद चाकू अंदर जाएगा और लाल चाकू बाहर निकलेगा। एमसी मन ही मन बोला, लगता है ये सिर्फ साधारण गुंडे हैं। मैं अभी अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता। पहले देखता हूं ये लोग करना क्या चाहते हैं। इसलिए एमसी ने सहयोग करने का नाटक किया। उसने हाथ ऊपर उठाए और बोला, अरे भाई आराम से बात करो, हिंसा की क्या जरूरत है। दूसरा गुंडा बोला, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, एमसी ने अंदर देखा। वहां पहले से ही एक और बंधक बैठी हुई थी। वह एक लड़की थी। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और वह रो रही थी। उसे भी अगवा किया गया था। इसके बाद सब लोग गाड़ी में बैठ गए। तभी एक गुंडे ने एमसी को बांधने के लिए रस्सी निकाली, लेकिन उससे पहले एमसी बोला, भाइयों, अगर तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, मैं सब दे दूंगा। लेकिन गुंडा बोला, चुप रहो, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, हम तुम्हें तुम्हारे 300 रुपये के लिए नहीं उठा रहे। ये सुनकर एमसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, अगर पैसों के लिए नहीं तो फिर मुझे क्यों पकड़ रहे हो? दूसरा गुंडा बोला, इतने सवाल मत पूछो, वहां पहुंचोगे तो खुद पता चल जाएगा। काम खत्म होने के बाद तुम्हें अच्छी खासी रकम भी मिलेगी।
ये सुनकर एमसी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी वह उनके साथ सहयोग करता रहा। गुंडे उसे वैन में बैठाकर किसी दूसरी जगह ले जाने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उनके साथ और इस सब के पीछे छिपे असली इंसान के साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ऑन कर दो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।